जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं वर्दी की ताकत की छठी वीडियो है और इसमें हम चार्टर तथा अधिनियम का चौथा पार्ट देखेंगे। पिछली वीडियो में हम 3 पार्ट में चार्टर तथा अधिनियम कुछ समझ लिए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सा हम अधिनियम देखने वाले हैं। सबसे पहले 1909 का भारत परिषद अधिनियम देखेंगे, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे, फिर जो है भारत शासन अधिनियम 1935। इस वीडियो में हम केवल 3 ही अधिनियम देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है ये वाला छोटा है 1909 और 1935। ये 2 अधिनियम बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए हम केवल 2 ही देखेंगे। और इसमें एक बात आप लोग समझ लीजिए, आप लोग ये मत क्वेश्चन उठाइएगा कि सर जो है 1919 में और कुछ बातें कही गई हैं, 1935 में और कुछ बातें कही गई हैं, 1909 में और कुछ बातें कही गई हैं, क्योंकि इसमें हम केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे केवल हम उन्हीं को लेकर आए हैं। नहीं तो कहीं तो बहुत सारी बातें गई हैं, तो बहुत सारी आप लोग को बातें याद भी नहीं रखना है। आप लोग को केवल उतना ही बात याद रखना है जितना एग्ज़ाम के से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन 3 पार्ट चार्टर तथा अधिनियम में हम कौन कौन से अधिनियम पढ़े हैं। सबसे पहले 1773 का हम देखे हैं, फिर 1781 के देखे हैं, फिर 1784 के हम देखे हैं, फिर 1793 के देखे हैं, फिर उसके बाद हम 1813 के देखे हैं, फिर 1833 के देखे हैं, फिर 1853 के देखे हैं, फिर 1858 के देखें, फिर 1861 के देखें, फिर जो है 1892 के देखे हैं। अब जो है हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम देखेंगे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें अधिनियम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम है। इसमें पहली पॉइंट कहा गया है कि मुसलमानों को पृथक मताधिकार तथा अलग क्षेत्र ही दे दिया गया निर्वाचन के लिए, निर्वाचित होने के लिए। देखिए इसके कहने का मतलब क्या था कि अंग्रेज़ों ने 1909 के अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए थे। इसमें नियम ये था कि एक अलग ही क्षेत्र दे दिया गया है मुसलमानों को, और वहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता है और यहाँ पर इनका चुनाव अलग से होगा। इसीलिए जो है अच्छा ध्यान से देखेंगे तो भारत का जो है विभाजन मुसलमान और हिंदू पर वहीं से 1909 के अधिनियम से ही होने लगा, क्योंकि यहाँ पर जब मुसलमानों को ये अधिकार दिया जा रहा था कि मुसलमानों को पृथक मताधिकार तथा अलग क्षेत्र ही दिया जा रहा था कि यहाँ पर केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा, तो वहाँ पर जो है यह इस नियम का विरोध करना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं होगा। नहीं तो बताओ, जिस एरिया में केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा उस एरिया में केवल मुसलमान ही जीतेगा और वहाँ पर केवल मुसलमान ही वोट देंगे। उनका एक अलग से ही नियम बना दिया गया। तो वहाँ पर जो सरकार बनेगी वो तो मुसलमान की ही सरकार बनेगी। अगर मुसलमान की ही सरकार बनेगी तो बताओ, मुस्लिम विकास करेगा और विकास करेगा तो वो अपने धर्म में वो मसीहा बनते चले जाएगा। उसके बाद अन्य कोई धर्म के व्यक्ति उसमें जाकर चुनाव लड़ना चाहेगा तो वो जीतेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर पहले तो मुस्लिम है ही नहीं। यहाँ पर मुस्लिम को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया है, तो वहाँ पर वो जीतेगा नहीं तो क्या होगा, विकास वो कर ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पर वो राज ही नहीं, यानी जनता के दिलों में वो राज ही नहीं कर पाएगा। वहाँ पर जनता के दिलों में राज करेगा मुस्लिम। जैसे हमारे यूपी में क्या होता है, यूपी में अगर प्रधानी की चुनाव होता है, इसमें क्या होता है कि अगर SC ST अगर आ गया, SC ST वाली सीट आ गई तो वहाँ पर केवल SC और ST ही चुनाव लड़ेगा। अगर SC ST चुनाव लड़ा तो बताओ क्या वहाँ पर जनरल जीतेगा, क्या SC ST जीतेगा? अब SC ST जीता तो SC ST जो है विकास करेगा, SC ST का जो है मसीहा बनता चला जाएगा। वहाँ पर अन्य कोई बिरादरी चुनाव लड़ने के लिए जाएगा तो लड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि SC ST जो है सीट आया है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ था कि मुसलमानों के एक अलग क्षेत्र दे दिया गया। उस क्षेत्र में कहा गया कि ये इनका चुनाव अलग होगा, यहाँ पर केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे। ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम में कहा गया था। वास्तव में पाकिस्तान का निर्माण की नींव यही है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अगले में क्या कहा गया है कि फूट डालो और राज करो।
का सिद्धांत पर ये नियम आधारित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1909 को भारत परिषद अधिनियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। अगला हमारा जो अधिनियम है वो 1919 का भारत शासन अधिनियम है। इसमें क्या कहा गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक कहने का मतलब कि जो हमारा संसद है उसमें भी दो भाग, जैसे एक हम मैप के द्वारा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ये हमारा केंद्र सरकार केंद्र के लिए है, यहाँ पर केंद्र के लिए एक संसद है। संसद में दो भाग होता है, आप लोग को पता होगा, एक होगा लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो बताओ इसमें तो द्विसदन हो गया, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो द्विसदनात्मक प्रणाली हुई कि नहीं, तो द्विसदनात्मक प्रणाली हुई। यहाँ पर है वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा, उस समय जवन था वो था राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। इतना समझ में आया कि नहीं, चलो ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। किसमें, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या दिया गया है, महिलाओं को मताधिकार दिया गया है, मत देने के यानी कि वोट डालने का अधिकार। इसमें हम आपको नोट में लिखे हैं कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में, तथा अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार दिया गया 1920 में, और इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार दिया गया है 1928 में। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस राष्ट्र में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, तो भारत देश में, क्योंकि सबसे पहले भारत में आया था। इतना समझ ली। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। देखो, द्वैध शासन अलग प्रक्रिया है और द्विसदनात्मक अलग प्रक्रिया है। द्विसदनात्मक क्या होता है कि एक संसद में दो सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, तो ये द्विसदनात्मक हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, द्वैध शासन, यानी कहने का मतलब कि किसी भी राष्ट्र में दो शासन करने वाले दो व्यक्ति। जैसे भारत देश में अभी बात करें तो एक केंद्र सरकार चल रही है जो कि पूरे भारत पर नियंत्रण कर रहा है, और एक राज्य सरकार चल रहा है जो कि यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, यहाँ। तो एक राज्य सरकार हो जाती है, एक केंद्र सरकार, तो ये हो गया द्वैध शासन। समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से कहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांत कहने का तात्पर्य था कि अब के लिए राज्य तब के लिए प्रांत बराबर था, तो इसके कहने का मतलब है राज्य। जैसे अभी हम कह दें कि एक राज्य है और ई राज्य को हम देश मान लेते हैं या राष्ट्र मान लेते हैं। इस राष्ट्र में दो ही राज्य करने वाले थे, एक तो यहाँ पर सरकार चल रही थी और एक यहाँ पर सरकार। तो बताओ राज्य में द्वैध शासन हो गया कि नहीं, क्या हो गया, द्वैध शासन प्रणाली, क्योंकि यहाँ पर दो ही हैं। तो राज्य में दो था, ये क्या है, द्वैध शासन, और केंद्र में क्या था, यहाँ पर द्विसदनात्मक था। इतना समझ में आया। इसको हम मेट देते हैं, फिर आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला कह रहा है कि विधानसभा में क्या चुनाव होने लगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा में चुनाव किस अधिनियम के तहत होने लगा, तो यहाँ पर 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, तो 1919 के शासन अधिनियम द्वारा। इतना समझ में। अगला टॉपिक है लोकसभा तथा राज्यसभा की स्थापना की गई। लोकसभा तथा राज्यसभा की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला टॉपिक है ये तो हम बता ही दिए हैं कि भारत में महिलाओं को मताधिकार 1919 में, और अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार 1920 में, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार 1928 में दिया गया है। आप लोग अगर महिला इसमें पढ़ रही होंगी तो आप लोग को मताधिकार कब दिया गया भारत में, 1919 में। इसको याद रख लो, किस अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। लेकिन आप लोग को अधिकार दे दिया गया मत का, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं करती हो। जैसे आप लोग आज भी अगर वोट डालने जाती हो तो अपने पिताजी से या अपने अंकल से या अपने भाई से, किसी न किसी पुरुष से ही सलाह लेकर जाती हो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से, अपने द्वारा, जिसको आप चाहते हो उसको वोट देना चाहिए। अगला जो है हमारा टॉपिक है तीसरा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ये क्या चीज़ होता है, इसमें क्या क्या बात कही गई है, इसको देख लेते हैं।
इसमें कहा गया प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अभी हम आपको बताए थे, यानी कि राज्य में जवन द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। मान लो राज्य में एक आदमी यहाँ सरकार चला रहा है, एक आदमी यहाँ सरकार चला रहा है, इसको बाद में समाप्त कर दिया गया। अब भारत में यही चीज़ कर दिया गया राष्ट्र के लेवल पर कि राष्ट्र में एक होगी केंद्र सरकार और एक होगा राज्य सरकार। तो कहाँ राज्य की या प्रांतों की जो है द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत देश में एक केंद्र सरकार चल रही है और एक राज्य सरकार चल रही है, इसी को कहेंगे द्वैध शासन। लेकिन द्विसदनात्मक क्या है कि एक केंद्र सरकार में एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, और हमारे राज्य स्तर पर विधानमंडल में एक है विधान परिषद और एक है विधानसभा। इतना समझ में आया। और दूसरी बात इसमें क्या कहा गया कि भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई को दे दिया गया। देखो यहाँ पर भारत में मुद्रा तो समझ में आ रहा है, साख बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। साख का मतलब होता है ऋण। क्या होता है? ऋण, या इसी को कहते हैं लोन। समझ में आया? यानी कि जो आरबीआई लोन दे, भारत में साख पर नियंत्रण कौन कर रहा था? आरबीआई। अभी वर्तमान समय में क्या होता है? आरबीआई ही तो लोन देती है बैंकों को। जैसे हम लोग जाकर ग्रामीण बैंक से ले लेते हैं, बीओबी से ले लेते हैं, लेकिन बीओबी वाले किससे लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं। इतना समझ में आया? एसबीआई वाले किससे लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं। अब इसमें तीसरी पॉइंट क्या है? केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, अभी हम बताए थे कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। जैसे ये है हमारा केंद्र, ये है हमारा राज्य, तो ये कुछ अलग नियम कानून बनाएगा और ये कुछ अलग नियम कानून बनाएगा। तो बताओ, इसका कुछ दूसरा अधिकार है, इसका कुछ दूसरा अधिकार, इसकी शक्ति दूसरी है, इसकी शक्ति दूसरी है, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति है जो दोनों मिलके काम करेंगी। समझ में आया? तो बताओ कहाँ गया? केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 में। केंद्र में कब लागू किया गया? 1935 में, भारत शासन अधिनियम। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या किया गया था? प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अखिल भारतीय संघ क्या होता है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। अखिल भारतीय संघ वे नौकरियां होती हैं जिसमें अधिकारियों को नियुक्त करता है केंद्र सरकार, और वो ड्यूटी करने आते हैं कहाँ पर? स्टेट में, यानी कि राज्य लेवल पे। जैसे हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारी एक है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। बताओ ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम केंद्र सरकार लेती है? तो यूपीएससी लेती है कि नहीं? यूपीएससी। लेकिन यूपीएससी में भी पोस्ट होता है, एक होता है आईएएस का, एक होता है आईपीएस का और एक होता है आईएफएस का। ये 3 पोस्टें होती हैं जो कि नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन आके काम करते हैं राज्य सरकार के यहाँ। ये तीनों लोग जो सैलरी लेते हैं राज्य सरकार से लेते हैं। तो ऐसे को हम कहते हैं, ये कौन सी है? अखिल भारतीय संघ है। समझ में आया? इसका केवल प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसके बाद अगला टॉपिक है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यानी कि हम कह सकते हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये हमारे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत की जो संविधान है अधिकतर चीज़ें इसी में से लिया गया है। बताओ यहाँ पर अभी हम आपको बताए थे कि भारतीय कहाँ के प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अरे तो केंद्र में तो द्वैध शासन है। भारत में देखो, एक स्टेट लेवल पर, एक लेवल पर और एक राज्य लेवल पर सरकार है, तो इसको कहेंगे द्वैध शासन। अच्छा बताओ, द्विसदनात्मक किस में आया था? कहाँ गया द्विसदनात्मक? इधरे कहीं होगा, पढ़ा दिए हैं आप लोग को। द्विसदनात्मक इसमें कहाँ गया? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना
विधानसभा महिलाओं को मताधिकार, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका आई है, तो केंद्र में आई थी द्विसदनात्मक विधायिका। इतना समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।